अभी जो हम बात करने वाले हैं ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट के ओवरव्यू। तो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट के ओवरव्यू में क्या है, जब हम ओपियोइड डिपेंडेंस का बात करते हैं उसमें डिफरेंट तरीके के इलाज होते हैं। एक होता है कि हम डिटॉक्स कर सकते हैं, जिसमें हम दवाई को धीरे धीरे कम करके बंद कर देते हैं और पेशेंट को बिना दवाई के बिना नशे के रखते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उस समय में हमने ये देखा था कि एक्यूट विड्रॉवल्स जो होता है वो पहले 7 दिन रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, दैट्स द मैक्सिमम, है ना। लेकिन उसके बावजूद जो तलब होता है, क्रेविंग होता है, ये देखा गया है कि वो लंबे समय रहता है। ऐसे भी मरीज है जो 10 साल नशा छोड़ के रखे हैं, उसके बाद भी उनको तलब हुआ और जाके लेते हैं। जो क्रेविंग होता है वो भी ब्रेन में होता है एंड वो लंबे समय रह सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो क्रॉनिक विड्रॉल जब हमने देखा है ना, नशा छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक उनको तलब हो सकता है, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, नींद की कमी हो सकता है, दर्द हो सकता है, उस वजह से दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें लंबे समय दवाई देने की ज़रूरी पड़ता है दोबारा नशे में ना जाने के लिए। उसमें 2 तरीके की दवाइयाँ होती हैं, एक होता है एंटागोनिस्ट ट्रीटमेंट जो नाल्ट्रेक्सन बोलते हैं, और दूसरा हमारा अगोनिस्ट ट्रीटमेंट। एंटागोनिस्ट ट्रीटमेंट में हमने ये देखा था कि उस दवाई को अगर लेते हैं वो जाके उस चाबी में बैठ जाता है, मान लो एक वैक्स की तरह, उसके ऊपर अगर नशा लेते भी है, नशा जाके वहाँ पे बैठ नहीं पाते तो असर नहीं करता है। लेकिन ये तलब को नहीं मिटाएगा, ये जाके वहाँ पे असर कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर भी लोग को तलब हो सकता है ना, उसके ऊपर भी क्रॉनिक विड्रॉवल्स हो सकता है, उस वजह से बंदा दोबारा नशा लेने का संभावना बढ़ता है। इसलिए ये वाला जो इलाज है हम सिर्फ थोड़े लोगों को दे पाते हैं। किन लोगों को? जब बच्चे आते हैं, सिर्फ 1-2 महीने से उन्होंने नशा का आदी बने हैं, उन लोगों को दे पाते, क्योंकि उसमें फैमिली सपोर्ट अच्छा होता है कि पेरेंट्स लेकर आते हैं, उसने अभी इंजेक्शन शुरू नहीं किया, सिर्फ पन्नी पे ले रहा है, थोड़े मात्रा में ले रहा है, तो नशा छोड़ेगा तो जो तलब होता है रिलेटिवली कम हो रहा है वो छोड़ पाता है। तो ये हो गया हमारा एंटागोनिस्ट ट्रीटमेंट। लेकिन हमारे पास जो मरीज आते हैं, जो हमारे ओएसिस सेंटर में इंजेक्शन वाले लोग आते हैं, जो लंबे समय से नशा ले रहे हैं, जो ज़्यादा नशा ले रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हानि हो गया है कि वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे। अगर छोड़ने की कोशिश करें, स्ट्रेस हो गया, घर में लड़ाई हो रही, दोबारा ले रहा हूँ, छोड़ दिया, मैं काली पेटा, मेरे पास काम कुछ नहीं है, कोई मुझे ले नहीं रहा है, दोबारा नशा ले रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो दोबारा बार बार नशा लेने का संभावना बढ़ता है। उस वजह से हमारा जो इलाज है अगोनिस्ट ट्रीटमेंट वो हम शुरू करते हैं। तो ये हमने जो बात किया था एंटागोनिस्ट ट्रीटमेंट, पहले डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसमें हम दवाई देते हैं कि उनके विड्रॉवल्स कम हो जाए और धीरे धीरे उसको कम करके बंद करते हैं ताकि उनको विड्रॉवल्स महसूस ना हो। लेकिन ये सिर्फ विड्रॉवल्स को मैनेज करता है और उसमें रिलैप्स का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें तलब नहीं मिटता है, जो क्रॉनिक विड्रॉवल्स है वो नहीं मिटता है, और बाकी चीज़ें क्योंकि वो फिर इलाज में सिर्फ 1-2 हफ्ते जुड़े रहते हैं, बाकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हमें संभालने में मुश्किल होता है। तो उस वजह से ये सिर्फ थोड़े लोगों को देते हैं जो कम समय से नशा ले रहे थे, सिर्फ 1-2 साल उन्होंने नशा लिया है एंड उनका मोटिवेशन ज़्यादा है कि वो डेफिनेटली छोड़ना चाहते हैं, कि उनको कोई भी दवाई की ज़रूरी नहीं है, बोलते हैं वो बताते कि अगर तलब होगा भी मैं संभाल पाऊँगा, उसके लिए वो मोटिवेटर है। और अगर क्रॉनिक ओपियोइड विड्रॉवल्स होता है उसको भी संभाल पाते हैं, घर परिवार में सपोर्ट ज़्यादा है, काम पे जा रहा है या और इंजेक्शन रूट से नहीं ले रहा है, तभी हम कर पाते। लेकिन इसमें जो देखोगे कि सिर्फ थोड़े लोग इस क्राइटेरिया को फिट करेंगे, हमारे पास ज़्यादातर जो आएंगे वो लंबे समय से नशा ले रहे होंगे, इसलिए ये क्राइटेरिया पे फिट नहीं होते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है उसमें इसको हम अलग अलग नाम से बुलाते। एक होता है हमारा ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट, है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट, है ना, कि जैसे हम निकोटीन रिप्लेसमेंट करते हैं, है ना, उसी प्रकार की हमने ये देखा था कि जो ब्यूप्रेनॉर्फिन का असर जो है ओपियोइड्स की तरह हो रहा है ना, तो हम उसको जो इलीगल ओपियोइड्स है उसको हटा के उसकी जगह पे हम ब्यूप्रेनॉर्फिन दे रहे हैं। ये ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट का मतलब हो गया। और ये एक तरीके का हार्म रिडक्शन माना जाता था, है ना। अभी इसको और आगे बढ़ा के इट इज सेड हार्म रिडक्शन सिर्फ नहीं है, ये डिमांड रिडक्शन भी है। ये देखा गया है कि जब ये दवाई शुरू करते हैं ये सिर्फ हानि को नहीं बचा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अच्छे से प्रभाव लेकर आ रहा है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स हट रहे हैं और ये नशे से दूर रह पा रहा है। तो इसको हम जो बताते हैं अभी आजकल ओपियोइड अगोनिस्ट ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं। उसके अलावा जो एक टर्म है मेडिकेशन असिस्टेड ट्रीटमेंट, यानी इसमें हम दवाई के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो दवाई दे के उसको असिस्ट करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको मेडिकेशन असिस्टेड ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। या ओरली दे रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन जो ले रहे हैं उनकी जगह पे हम ओरली दे रहे हैं, तो इसको ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी बोलते हैं। और
मेथाडोन की दवाई जब हम देते हैं ब्यूप्रेनॉर्फिन की जगह पे, उसको मेथाडोन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। और इन सबको मिला के जो कॉमनली अभी जो आ रहा है, जो नैको में जो बात हो रहा था कि ओएसटी की जगह पे हम ओट बोलेंगे, ओपिएड अगोनिस्ट ट्रीटमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये उससे भी ऊपर है ना। तो इसको ओपिएड अगोनिस्ट ट्रीटमेंट बोलेंगे। तो अगोनिस्ट का मतलब हमने बात किया था कि अगोनिस्ट का मतलब जो दवाई जो है उस रिसेप्टर में जाके काम करेगा, लेकिन वही असर करेगा, पूरा असर करता है, उस 100% करेगा, वो फुल अगोनिस्ट हो गया। पार्शियल अगोनिस्ट का मतलब 100 नहीं है, उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम नशीले पदार्थ देखोगे तो ज़्यादातर जो नशीले पदार्थ होते हैं वो थोड़े समय के लिए काम करता है। जो हाई प्रोड्यूस करेगा, जैसे नींद की गोली में भी अगर देखोगे, एल्प्रेक्स की गोली का एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसका असर बहुत कम समय के लिए रहता है। सिमिलरली हेरोइन का असर जो है उसका एडिक्शन जल्दी पकड़ जाता है, क्योंकि उसका असर थोड़ी देर रहता है। जो हम दवाई देते हैं इलाज के तौर पे, वो लंबे समय काम करता है। हम ब्यूप्रेनॉर्फिन जो दवाई देते हैं उसका असर कितने देर रहता है, लॉन्ग टाइम, 24 घंटे रहता है। इसी वजह से हम रोज़ एक बार देने के लिए बोलते हैं। हेरोइन का असर कितने देर रहता है, यूजुअली 3 से 4 घंटा, है ना। तो जो मरीज़ होता है, अगर बोलोगे कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं हेरोइन दिन में एक बार लेता हूँ, उसको बार बार लेना पड़ता है। वो दिन में 3-4 बार कम से कम लेता है, क्योंकि उसका असर थोड़ी देर रहता है, इसलिए उसको बार बार लेना पड़ता है ना। तो जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं उसकी जगह पे हम लॉन्ग एक्टिंग दवाई दे रहे हैं। ओपिएड जो है जो लंबे समय काम करते हैं उसको दे रहे हैं, हम ओपिएड्स दे रहे हैं, और हम उसको लंबे समय के लिए दे रहे हैं। तो दिन में एक बार दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े दिन के लिए नहीं दे रहे हैं, जैसे एक हफ्ते के लिए नहीं दे रहे, उसको लंबे समय फॉर मेनी ईयर्स दे रहे हैं, तो इलाज के तौर पे। एंड ये जो है ये इलाज है, हम मेडिकली दे रहे हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे तभी उसको दवाई मिलेगा, और हमारे सुपरविजन में दे रहे हैं। तो इसको हम बीमारी मानते हैं, इसीलिए इसका इलाज चल रहा है। ये इलाज एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलता है। तो ये जो दवाई होता है इट हैज़ टू बी गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन के बिना ऐसे ही जो लोग नशे के तौर पे ले रहे हैं वो इलाज नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल सुपरविजन के साथ जो दवाई हम दे रहे हैं, लंबे समय जो काम करता है, लंबे समय के लिए देते हैं, उसी को हम लॉन्ग टर्म ओपिएड ट्रीटमेंट बोलते हैं या अगोनिस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा दवाई होता है, हमारे क्लिनिक में कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ब्यूप्रेनॉर्फिन यूज़ कर रहे हैं। और कोई दवाई के बारे में पता है, मेथाडोन, वेरी गुड। नैको के अंदर सिर्फ ब्यूप्रेनॉर्फिन अवेलेबल है, बाकी जो ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें मेथाडोन थोड़े क्लिनिक्स में अवेलेबल है, ठीक है। एक तो ब्यूप्रेनॉर्फिन हो गया, मेथाडोन हो गया, और भी कोई दवाई है जो हम दे सकते हैं अगोनिस्ट के तौर पे। ट्रामेडोल, अगेन हमें ट्रामेडोल कितनी बार देना पड़ता है, दिन में 3-4 बार देना पड़ता है, वो शॉर्ट एक्टिंग हो गया, है ना। तो इसलिए वो अगोनिस्ट ट्रीटमेंट में यूज़ किया नहीं जा सकता है। तो अगोनिस्ट ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई होता है लंबे समय काम करना है। और कोई दवाई पता है किसी को? एक तो हमने बात किया ब्यूप्रेनॉर्फिन और मेथाडोन, उसके अलावा स्लो रिलीज ओरल मॉर्फिन। मॉर्फिन की गोली भी शॉर्ट एक्टिंग होता है, लेकिन स्लो रिलीज ओरल मॉर्फिन की गोली लंबे समय काम करता है ना। ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या लीवो अल्फा एसिटिल मेथाडोल, ये यूएसए में हुआ आया था। ये मेथाडोन का एक वेरिएंट है, लेकिन वो अभी बंद हो गया है क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे थे, है ना। हार्ट रिलेटेड साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा था, जिससे मृत्यु के चांसेस ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए ये अभी बैंड है। जो पहले 3 दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें हमारे भारत में जो अवेलेबल है ब्यूप्रेनॉर्फिन है और मेथाडोन है, ठीक है। और हमारे नैको के अंदर जो ओएससी सेंटर्स है उसमें जो इस्तेमाल करते हैं मेनली ब्यूप्रेनॉर्फिन इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ओपिएड अगोनिस्ट ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम दवाई दे रहे हैं ये सारे ओपियोइड्स है ना। जो ओपियोइड्स के फैमिली में हमने देखा था कि ओपियोइड्स की फैमिली में क्या क्या दवाइयाँ आता है। जो भी दवाइयाँ जो ओपियम की तरह काम करता है उसको हम ओपिएड अगोनिस्ट की फैमिली में मानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका एक्शन जो है इसका ओपियम की तरह होता है। और ये जाके कहाँ पे काम करेगा शरीर में? रिसेप्टर, वेरी गुड। कौन से रिसेप्टर्स में काम करता है? वेरी गुड, म्यू रिसेप्टर्स में काम करता है ना। जो भी इसका जो इफेक्ट होता है वो म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स में जाके काम करने की वजह से हो रहा है। तो हमने ये भी देखा था कि पार्शियल अगोनिस्ट है और फुल अगोनिस्ट है ना। पार्शियल अगोनिस्ट का मतलब इसका काम पूरा नहीं होता है, कम होता है। बहुत बढ़िया। तो उसका जो एग्जाम्पल है ब्यूप्रेनॉर्फिन जो हम दे रहे हैं,
है ना। और फुल अगोनिस्ट में जो आता है मेथाडोन आता है, जो 100% बिल्कुल सही है ना, जो 100% काम करता है मेथाडोन होता है, और जो स्लो रिलीज ओरल मॉर्फिन होता है। तो ये हमने देखा था कि जो थाला की तरह है ना, ये जो हमने बात किया था, तो अगर मान लो ये ओपियोइड्स की जगह है, यहाँ पे जो जाके काम करेगा, तो अगर हम मेथाडोन देखेंगे ये जाके वहाँ पे फिट होगा और इसका असर कैसा होगा, 100% होगा, ठीक है। तो मेथाडोन फुल अगोनिस्ट है, जाके फिट हो गया, पूरा असर आ गया है, ये हमारा फुल अगोनिस्ट हो गया, ठीक है। पार्शियल अगोनिस्ट में क्या होता है, बिल्कुल सही है ना, ये जाके वहाँ पे ठीक ठाक फिट नहीं हो पाता है, लेकिन वहाँ पे जाके अटक जाता है, तो उस वजह से क्या हो गया, इसका असर कम होता है। ये हमारे लिए बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आपके माइंड में रहना ज़रूरी है, ताकि जब हम अगला सेशन देखेंगे उसमें इस दवाई के बारे में हम और समझाएंगे। हमने ये भी देखा था कि एक ओपिएड यूज़र की लाइफ में क्या होता है कि वो जब नशा लेता है, क्या होता है कि हमने ये देखा था कि इसका असर जो है कम समय के लिए रहेगा, है ना, 4 घंटे के लिए रहता है बोला, तो यूजली ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, है ना, 6 घंटे में इसको विड्रॉल्स आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जब जो नशा लेता है, कितना लेता है, वो तो जब लेता है एक साथ में ज़्यादा मात्रा में लेता है, जैसे लेगा उसका क्या होगा असर कि उसको इंटॉक्सिकेशन होगा, यानी नशा बहुत ज़्यादा महसूस होगा, वो नींद सा जैसा महसूस होगा। तो जब नशा लेने पे इमीडिएटली उसका हाई मिल जाता है, उसके शरीर में ब्लड में इसका मात्रा ज़्यादा होता है, इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसको बहुत ज़्यादा नशा जैसा महसूस होता है। फिर क्या होगा, शरीर में वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलना शुरू होता है, तो नशे का असर भी कम होना शुरू होता है, और कम होने के बाद एक लेवल आता है जिसमें उसको तलब होना शुरू होता है ना, क्रेविंग होना शुरू होता है। उसके बाद और जब कम होता है शरीर में, तब उसको विड्रॉवल्स आना शुरू होता है ना। तो जब विड्रॉवल्स आना शुरू होता है क्या करेगा, दोबारा नशा आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना, फिर दोबारा नशा करेगा, ऊपर जाएगा, इंटॉक्सिकेशन होगा, वापस आएगा, उसको तलब होना शुरू होगा, विड्रॉल्स होगा, तो ये बार बार होता रहता है। तो उस वजह से उसको क्या करना पड़ता है कि बार बार नशा लेना पड़ता है। तो हर 6 घंटे में लेने के लिए उसको जाके वहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना। उसको जानने में भी हमने बात किया था कल भी, उसको छुप छुप के जाना पड़ेगा। वो जो डीलर होता है, जो ड्रग डीलर जो देता है, वो एक ही जगह पे तो रोज़ नहीं बैठेगा, तो उसको भी ढूंढ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। बाइक से आराम से नहीं जा पाएगा, वहाँ पे पुलिस खड़े हैं, तो चल के इधर उधर से जाना पड़ता है। तो उसको जाके वहाँ पे भी उसको बहस करके पैसा कम करने के लिए कोशिश करेगा, फिर नशा लेता है, फिर उसको इस्तेमाल करता है, फिर दोबारा वापस दोबारा जाके उसको लेना पड़ेगा। हमारे मरीज़ ज़्यादातर जो लेते हैं, जब कभी आपने देखा है कि मरीज़ जो बताते हैं कि मैं अगर स्मैक लेता हूँ उसको मैं बचा के नहीं रख पाता हूँ, तो ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं स्मैक लेता हूँ तो 1 हफ्ते का ले सकता हूँ, लेकिन लोग वैसा नहीं ले पाते हैं। क्यों? जब नशा हाथ में रहता है, उनका इतना तलब होता है, कंट्रोल करने में दिक्कत होता है, वो सब एक साथ लेते हैं, तो उस वजह से वो लेने के बाद भी उनको बार बार दोबारा जैसे उन्होंने यूज़ किया दोबारा जाके लेना पड़ता है। उसी वजह से उनका सारा समय जो होता है नशा को लेने में, उसके असर से बाहर आने में और दोबारा लेने में ही चला जाता है। तो ये एक दिन का उनका एक दिनचर्या होता है कि जिसमें उनको नशा लेना पड़ रहा है, पूरे दिन ऐसे ही चल रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, उनको नशा खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे बाहर आते हैं, फिर टूटन और तलब हो रहा है, तो दोबारा जाके उनको लेना पड़ रहा है, तो पूरा दिन इसी में जाता रहता है। तो क्या होता है, वो अपने परिवार के ऊपर समय नहीं दे पाते हैं, समाज में समय नहीं दे पाते, काम पे नहीं जा पाते हैं, और उस पैसा नहीं मिलता है, काम पे नहीं जा पाते हैं, घर वाले तो पैसा नहीं देंगे नशे के लिए, क्या करेंगे, उसकी वजह से फिर चोरी करना शुरू करेंगे ताकि मुझे नशा मिल जाए वापस, है ना। तो हमारा दवाई कैसे इसमें मदद कर पाएगा। एक तो हमने देखा था जो हेरोइन की दवाई है, थोड़ी देर के लिए काम कर रहा है, सिर्फ 6 घंटे के लिए काम कर रहा है। तो हमारा जो दवाई जो है वो भी ओपिएड है, वो भी ओपिएड है, लेकिन हमारा दवाई लंबे समय काम करता है ना, दिन में एक बार हमें देना पड़ता है। तो इसको जो बार बार साइकिल करना पड़ रहा है ना, जो 6 घंटे में एक बार, वो करने की ज़रूरी नहीं पड़ रहा है। दूसरा क्या है कि वो जो बाहर से लेता है, डीलर से ले रहा है, वो स्मैक लेगा, वहाँ से आपको प्योर हेरोइन तो नहीं मिलता है, क्योंकि प्योर हेरोइन तो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और पेशेंट्स क्या करेंगे कि अगर कम पैसा में मिल रहा है तो स्मैक लेते हैं। स्मैक कैसे बनता है, उसमें अडल्ट्रेंट्स होते हैं, है ना, उसमें कुछ मिलावट होते हैं, है ना, उस मिलावट में क्या क्या होगा उसको भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं था। हाँ, तो वो सेफ़ नहीं होता है ना, तो उसकी वजह से ही वेन्स में जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, है ना, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मेडिकली अनसेफ है, ठीक है। और उसको क्या करता है कि इल्लीगली खरीदता है ना, कानूनी तौर पे वो इल्लीगल है, पकड़ा जाएगा तो जेल में जा सकता है। लेकिन हमारा जो दवाई होते हैं मेडिकली सेफ़ है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो ब्यूप्रेनोर्फिन है, हमें पता है कि इसका असर कैसा होता है, इसको कितनी मात्रा में उसको देना है,
और ये हम डॉक्टर्स देते हैं कि हम देख के देते हैं कि इसकी दवाई इस मरीज़ के लिए क्या ये दवाई इतने मात्रा में ठीक है या इससे ज़्यादा देना है, इसको कम देना है। तो इसको हम जब देते हैं हम सुपरवाइज करके दे रहे हैं और इसको हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन से मिल रहा है, कानूनी तौर पे इलीगल है ना। डॉक्टर्स कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, अगर किसी को कोई बीमारी है तो हम दवाई दे सकते हैं, है ना। तो ये मेडिकली हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और मेडिकली इसको डिस्पेंस कर रहे हैं, है ना, नर्सिंग ऑफिसर डिस्पेंस कर रहे हैं। इसको यूजुअली क्या करते हैं, हमारे पास जो आते हैं इंजेक्शन रूट से ले रहे हैं। इंजेक्शन रूट से लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? बिल्कुल सही, HIV हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, बिल्कुल सही, ब्लॉक हो सकता है, गाम लग जाता है ना। लेकिन जब ओरली लेते हैं जो इंजेक्शन की वजह से जो हानि हो रहा है वो बंद हो जाता है ना। तो मेडिकली सेफ है, ये मेडिकली अनसेफ है, ठीक है। एग्जाम्पल हेरोइन है और ये मेथाडोन है। इसी दवाई को हम इसीलिए इसको ही हम ओपिएड अगोनिस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने देखा था एक साइकिल है ना, जो पेशेंट को नशा लेना पड़ रहा है, फिर यूज़ करता है, फिर दवाई से बाहर आता है, फिर दोबारा उसको लेना पड़ रहा है क्योंकि विड्रॉल्स हो रहा है। तो हमारा जो अगोनिस्ट ट्रीटमेंट होता है वो कैसे मदद करता है? एक तो हमने देखा कि वो लंबे समय काम करता है, दूसरा जब हम सही डोज में देते हैं तो विड्रॉल्स भी बंद हो जाता है और क्रेविंग भी बंद हो जाता है। तो जब विड्रॉल्स क्रेविंग बंद हो जाता है, उसको टूटन नहीं है, तलब नहीं है, तो उसको दोबारा जाके नशा लेने की ज़रूरी नहीं पड़ रहा है। तो जो हमारा साइकिल जो हो रहा था वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे जो साइकिल जब ब्रेक होता है तो ये दवाई दिन में एक बार ले रहा है और उसका साइकिल ब्रेक हो रहा है, उसके पास फिर पूरा दिन खाली रहेगा जिसमें वो काम पे जाना शुरू कर सकता है, फैमिली को टाइम दे सकता है, बिल्कुल सही। इलीगल ड्रग्स में जो हेरोइन में इसको क्रेविंग भी होगा, विड्रॉवल्स भी होगा, लेकिन हमारी जो अगोनिस्ट दवाई जब हम देंगे सही डोज में देते हैं तो उसको विड्रॉवल्स भी नहीं होना चाहिए, तलब भी नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको तलब हो रहा है हमारी दवाई के ऊपर भी, इसका मतलब ये है कि शायद उसकी दवाई के डोज जो है वो सही नहीं मिल रहा है, उसको विड्रॉवल्स हो रहा है। मान लो वो बता रहा है कि सुबह मैं 9 बजे आके दवाई ले रहा हूँ, लेकिन मुझे सुबह जब 6 बजे उठता हूँ मुझे टूटन हो रहा है, मुझे तब आँख में आंसू हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि दवाई का डोज सही नहीं है और दवाई का डोज हमें सेट करना है। तो अगर सही डोज में मिल रहा है तो तलब भी नहीं होना चाहिए और टूटन भी नहीं होना चाहिए। जब हम जो अगोनिस्ट दवाई का देते हैं तो जो हमने देखा था कि जब हमने दवाई एक बार दे दिया तो इसका लेवल इसका असर कैसा होगा कि ये इंटॉक्सिकेशन भी नहीं करेगा, इसका असर बहुत बिल्कुल ऊपर तक नहीं जा रहा है कि उसको नशा जैसा महसूस हो, और इसका असर लंबे समय रह रहा है 24 घंटे। 24 घंटे में धीरे धीरे कम तो होता है शरीर में, लेकिन उतना कम नहीं होगा कि इससे तलब भी हो या टूटन भी हो। तो यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा 24 घंटे में हम दवाई देंगे, फिर असर रहेगा, फिर यहाँ पे स्टेबल होना शुरू हो जाता है इसका जो इफेक्ट। तो ओपिएड अगोनिस्ट ट्रीटमेंट में हम यही कर रहे हैं कि दवाई जो है ओपिएड्स दे रहे हैं, सही मात्रा में दे रहे हैं जिसमें उसको इंटॉक्सिकेशन भी ना हो, नशा जैसा भी ना हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ना हो, एट द सेम टाइम बहुत कम मात्रा में भी ना हो जिसमें उसको टूटन और तलब ना हो, है ना। जब सही मात्रा में चलता रहेगा तो इंटॉक्सिकेशन भी नहीं रहेगा, विड्रॉल्स भी नहीं रहेगा, क्रेविंग भी नहीं रहेगा। लेकिन इलीगल ड्रग्स जब लेता है उसको इंटॉक्सिकेशन भी होता है, विड्रॉल्स भी होता है, क्रेविंग भी होता है। ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ब्यूप्रेनोर्फिन हम क्यों दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं और कितने मात्रा में दे रहे हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो जो हमने अगेन देखा था, जो इलिसिट ड्रग्स है यूजुअली लोग पन्नी पे लेते हैं, है ना, जिसमें फेफड़ों के थ्रू लेते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ होता है, फेफड़ों में भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी हो सकता है ना, उसमें इम्यूनिटी कम हो जाता है, या इंजेक्शन रूट में लेते हैं उससे इंजेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, या हमारे जो दवाइयाँ होते हैं ओरली लेते हैं, जैसे मेथाडोन ओरली लेते हैं, पीते हैं, है ना, मेथाडोन सिरप को, या सबलिंगुअल, है ना, जो हमारी ब्यूप्रेनोर्फिन की गोली है जीभ के नीचे रखते, तो ये सेफर भी है ना, इसमें इंजेक्शन की रिस्क कम हो जाते हैं। और अभी उसमें ओपियोइड्स कितना है वो हमें पता रहता है ना, क्योंकि हम दवाई जो है हम 2 mg देना है या 4 mg देना है, हमें पता रहता है कि उसमें कितना ओपियोइड्स है। लेकिन हेरोइन स्मैक में पता रहता है नहीं रहता है, हर दिन उसका माल अलग अलग हो सकता है, दूसरी जगह से आता है ना, वो कम प्योरिटी को प्राइस ज़्यादा देंगे, वो बोलेगा कि मैंने तो एक ही पिंच लिया, उस दिन तो ज़्यादा असर आया था, आज तो कम आया, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा लेना पड़ रहा है। या कभी कभार होगा कि उसने उसी मात्रा लिया लेकिन उसको ज़्यादा चढ़ गया, उसको ओवरडोज हो गया, इसलिए हमें प्योरिटी पता नहीं रहता है ना। और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक पुड़िया का कॉस्ट कितना होता है आजकल? अच्छा, पूछते नहीं हो पेशेंट से कि कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है? गांजा है तो 100, गांजा 100, हीरोइन है तो वही
वही अभी सर ने बताया था 2500 या 3000। 2500 3000 कितने का? एक पुड़िया का? 1 ग्राम का। ठीक है, तो लोग को वो 1500 या 2,500 का लेना पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो दवाई है फ्री में मिल रहा है ना, फ्री में हम मेडिकल सुपरविजन में दे रहे हैं। तो उस वजह से जब पैसा ज़्यादा उसको लेना पड़ रहा है, एक दिन में 2500 का मतलब एक महीने में उसको कितना खर्चा होगा, काम पे भी नहीं जा रहा है, घर परिवार में कोई पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए उसको लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे दवाई जो है लीगल रूट से प्रॉपरली गवर्नमेंट यहाँ पे हमारे ओएससी सेंटर्स में दे रहा है, उसके थ्रू हम दवाई उसको दे रहे हैं, तो लीगली दे रहे हैं और फ्री में मिल रहा है, तो उसको इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, और जब बंदा इंटॉक्सिकेटेड रहता है या विड्रॉल्स में है, तब हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे, बात सुन पाएगा? नहीं है ना, उसको तो जब तड़प हो रहा है वो तो वहाँ पे इतना बेचैन रहेगा कि इधर उधर जाता है ना, वो एक जगह पे स्थिर बैठ नहीं पाएगा। लेकिन जब हम दवाई देते हैं वो स्टेबल हो जाता है, वो कंफर्टेबल फील करता है ना, जब तलब नहीं है, टूटन नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, जब वो कंफर्टेबल फील करता है, तो हम जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं, जो फैमिली में इंटरवेंशन करना, इससे काउंसलिंग करना, इसको जॉब के लिए मोटिवेट करना, ये सब हम कर पाते हैं। तो उसमें ये अगोनिस्ट ट्रीटमेंट जब मेडिसिन देते हैं, ये उस समय में अमेनेबल होता है, यानी उसके लिए वो सुन पाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैमिली और काम पे समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि पूरा समय उसमें नशे में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये पूरा दिन इसका, जैसे एक बार मैंने दवाई ले लिया, 5-10 मिनट का काम है, उसके बाद मेरे पास पूरा समय रहेगा, तो मैं घर वालों के लिए समय दे पाऊँगा, मैं काम पे जाना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि अगर नशा लेता है तो लोग उसका बेइज्जती करते हैं ना, कि नशेड़ी बोलते हैं, इलीगल बोलते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं, क्रिमिनल बोलते हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन जब दवाई देते हैं, जब हमारे पास आते हैं, हम इसको मरीज़ की तरह देखते हैं ना, जब डॉक्टर्स इलाज करते हैं, जब मरीज़ आ रहा है उसको हम स्टिग्मा नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक बंदा जो है सफ़र कर रहा है ना, नशे की वजह से उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रहा है और उसकी मदद के लिए वो आ रहा है, तो ये ऐसा आ रहा है कि वो मरीज़ की तरह आ रहा है जिसको हेल्प की ज़रूरी है, यानी वहाँ पे उसका इज्जत बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे अगोनिस्ट मेडिसिन के ट्रीटमेंट के वो प्रिंसिपल्स हैं। तो अगोनिस्ट मेडिसिन की ट्रीटमेंट से क्या क्या फ़ायदाएँ होते हैं, है ना। तो फ़ायदे क्या क्या होते हैं जब हम दवाई देते हैं, उस मरीज़ को क्या क्या फ़ायदा होता है? पैसे की बचत होता है, बढ़िया, फैमिली में बचत होता है, HIV का रिस्क कम हो जाता है, और काम पे जा सकता है, बिल्कुल सही, सामाजिक में उसका जो समाज में उसका व्यवहार मतलब उसमें बदलाव होता है, और वो पूरा लीगली तरीके से अपनी मेडिसिन, बिल्कुल सही है ना। एक तो उसके नशे की मात्रा कम हो जाता है ना, शुरुआत में कम होता है, फिर बंद भी हो जाता है ना, उसकी वजह से उसके शरीर में जो हानि हो सकते थे वो सब कम हो गया, उसके नेचर में परिवर्तन आता है, बिल्कुल सही है ना, उसके नेचर में परिवर्तन आता है, वो मोर स्टेबल होता है। क्या बोला आपने? इलीगल एक्टिविटीज, बहुत सही है ना। इलीगल एक्टिविटीज जब कम होता है, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उस एरिया में सेफ्टी भी इंक्रीज होता है ना। तो हम कभी कभार बोलते हैं ना कि ये एरिया सेफ नहीं है, यहाँ पे थीफ ज़्यादा होते हैं, है ना, तो वो एरिया का सेफ्टी भी इम्प्रूव होता है, कंट्री के लिए भी वो बेहतर है, फैमिली में भी इम्प्रूवमेंट होता है, पैसा बेहतर होता है, फैमिली में भी ध्यान दे पाता है, बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देता है, बच्चों को बढ़ाने में भी ध्यान दे सकता है, बीवी के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होना शुरू होता है, सोसाइटी में उन परिवार का सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी बनती है, बिल्कुल सही है ना, सोसाइटी में रेस्पेक्ट बढ़ता है। एंड हमारे भारत के लिए भी इसमें एक मुख्य इम्पोर्टेंट है कि जो बंदा नशे में उसका पूरा ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, वो बंदा ठीक होके प्रोडक्टिवली काम कर रहा है, उस एरिया में क्राइम भी कम हो रहा है और काम भी कर रहा है, तो इकोनॉमी भी हमारा बेहतर हो रहा है। जब पेशेंट हमारे पास आया था, हमने एक दवाई पे डोज सेट किया, मान लीजिए हमने 6 mg पे उसका डोज सेट कर दिया पहले 1 हफ्ते में, उसके बाद धीरे धीरे वो काम पे जाना शुरू करे, स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा होता है लेबर में, तो उस समय में उसके बाद क्या होता है कि जब काम करना शुरू करता है, उसके बाद उसको दवाई की मात्रा बढ़ सकता है, शरीर में ज़रूरी पड़ सकता है कि दवाई की मात्रा बढ़े। तो 6 mg पे स्टेबल है, 2-3 महीने के बाद जब ये काम पे जाना शुरू करता है, ओके, अगर बताता है कि मुझे तलब हो रहा है अभी मुझे, या दर्द होना शुरू हो रहा है, उस समय में हमें उसकी दवाई की डोज बढ़ाना पड़ता है। स्पेशली अगर वो डेली आके हमारी आंखों के सामने ले रहा है और हमें पता है कि ये बंदा जो है प्रॉपरली काम कर रहा है, स्टेबल है, तो उसमें हमें दवाई की डोज बढ़ाना है, फॉलो करना है, दवाई की डोज बढ़ा सकते हो। तो हमने ये देखा था कि उसके जो फ़ायदाएँ हैं, जब हम अगोनिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं,
उसके इंडिविजुअल लेवल पे भी फ़ायदाएँ होते हैं कि उसकी नशे की मात्रा कम हो जाता है, और वो नशे की मात्रा जब कम हो जाता है उसकी वजह से जो ओवरडोज की वजह से जो मृत्यु होने का संभावना होता है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। और बाकी जो दवाइयाँ होते हैं उसमें भी इसका ट्रीटमेंट में वो शामिल होना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो अभी इंजेक्शन ले रहा है और उसको हमने देखा है कि उसको खांसी भी हो रहा है या बुखार भी है, उसको अगर हम बोलेंगे जाके उसका इलाज करो, वो जाएगा? ज़्यादातर लोग नहीं जाते, क्योंकि उनको ज़्यादातर समय नशे में रहते हैं, है ना, उनको बार बार नशा लेना पड़ता है। अगर मैं अस्पताल जाऊंगा मुझे वहाँ पे बैठना पड़ेगा, मुझे पूरे दिन वहाँ पे चला जाएगा, मैं फिर बीच में जाके कैसे नशा लूँ, है ना, तो वो इलाज भी नहीं प्रॉपरली नहीं जा पाते। अगर मान लो इलाज के लिए जाके भी आ गए हैं, दवाई भी रेगुलरली नहीं ले पाते। ये देखा गया कि अगर जब हम दवाई इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, बाकी जो बीमारियाँ हैं उसके भी इलाज वो प्रॉपरली करवाना शुरू करते हैं। उसके लिए भी जब हम मोटिवेट करते हैं, वो जाना शुरू करते हैं, उसकी भी दवाइयाँ प्रॉपरली लेना शुरू करते हैं, उसकी वजह से उनका ज़िंदगी में जो क्वालिटी होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और वो हमारे लिए ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये जो ओएससी सेंटर स्टार्ट हुआ था, इसीलिए क्योंकि इंजेक्शन के माध्यम से HIV स्प्रेड हो सकता है ना, तो ये हमारे इंजेक्शन के रिस्क को भी कम करता है। जब बंदे को तलब नहीं होता है, टूटन नहीं होता है, वो इंजेक्शन नहीं लगाएगा। तो जब इंजेक्शन नहीं लगाता है तो इंजेक्शन की वजह से जो रिस्क होता है HIV होने का वो कम हो जाता है। और जो सेक्सुअल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, है ना, कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स बोलेंगे नशा लेने के बाद मैंने जाके शारीरिक रिश्ता बनाया, उसमें मैंने कॉन्डम सिगरेट इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो जब इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं उनको पता नहीं चलता है, उनको याद नहीं रहता है कि मुझे अपना सेफ्टी भी देखना होता है। तो जो हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं जिसमें वो लोगों के साथ जाके शारीरिक रिश्ता बनाते हैं बट विदाउट प्रोटेक्शन, है ना, वो वाला रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि पर्सन को उस समय में फिर माइंड क्लियर रहता है, तो वो हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर भी कम हो जाता है। अगेन उसकी वजह से जो HIV का रिस्क है वो कम होता है ना। प्लस जब हमारे इलाज में जुड़े रहते हैं उसमें क्या होता है कि हम इलाज के साथ साथ OSC के इलाज के साथ साथ HIV के रिलेटेड भी काउंसलिंग करते हैं, है ना। जब हार्म रिडक्शन के लिए आते हैं तब भी काउंसलिंग करते हैं। इसमें भी हमें अगर पता चलता है कि हाई रिस्क बिहेवियर कुछ कर रहे हैं, उसके लिए भी हम काउंसलिंग करते हैं, तो उससे भी इसका HIV का रिस्क कम हो जाता है। मान लो किसी को HIV हो भी जाता है तो उसके रिलेटेड जो ट्रीटमेंट लेना है वो प्रॉपरली लेना शुरू करेगा जब हम अगोनिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि फैमिली लेवल पे भी बेनिफिट होता है, समाज में भी बेनिफिट होता है। काम पे जाना शुरू करता है, काम पे बेहतर तरीके से करना शुरू कर पाता है, घर वालों के साथ उसका रिश्ता बेहतर होता है। घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि नशे में जाके बीवी को पीट दिया, वो वाली चीज़ें भी कम हो जाते हैं। और अपनी सोसाइटी में उसके जो रोल्स होते हैं, उन जो कर्तव्य होते हैं उसको निभाना शुरू कर देता है, और इलीगल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग यूज ट्रीटमेंट हमने कल बात किया था, है ना, जो 7 सिद्धांत हमने बात किया था। अभी ओपिएड अगोनिस्ट ट्रीटमेंट के भी थोड़े प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या क्या है ना। इसमें हमने देखा है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसमें डॉक्टर का भी रोल होता है, नर्स का भी रोल होता है। डॉक्टर का इसमें क्या रोल है, एक तो दवाई को सेट करना, और दवाई सेट करने के पहले उनको असेस करना कि इसमें ओपिएड डिपेंडेंस है कि नहीं। तो डॉक्टर्स का रोल होता है कि हमें उसको असेस करना है। असेसमेंट सिर्फ नशे के लिए नहीं, बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी हम असेस करते हैं, और उसमें ओपिएड डिपेंडेंस डायग्नोसिस बन रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। उसके बाद हमें उसको ट्रीटमेंट को प्लान करना है ना। दवाई शुरू करने के पहले हमने ये देखा कि अगोनिस्ट ट्रीटमेंट जो होता है उसको हमें लंबे समय देना होता है ना। तो हमें ये देखना है कि क्या ये बंदा रोज़ आ पाएगा दवाई लेने के लिए, क्या ये बंदा लंबे समय हमारे पास आ सकता है। अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिसको हमें पता है कि ओपिएड डिपेंडेंट है, लेकिन बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे कल जम्मू एंड कश्मीर जाना है, तो मैं 1 महीना नहीं आऊँगा, तो मुझे अब दवाई शुरू कर दो, 1 महीने का दवाई हाथ में दे दो। क्या हम शुरू कर पाएंगे? क्या हम दे सकते हैं? नहीं। तो हमें ये देखना है कि इसको हम क्या आज शुरू कर पाएंगे, कब शुरू कर पाएंगे, वो हमें देखना है। हमें प्लानिंग करना होता है। तो और दूसरा हमने देखना है कि ये जो इनिशिएट कब करना है, और जो प्लान करते सिर्फ दवाई के ऊपर हम प्लान नहीं करते कि इसकी ज़िंदगी में क्या क्या हानि हुए हैं, जॉब इसका ठीक ठाक है, फैमिली रिलेशंस ठीक ठाक है, उसको भी हम असेस करते हैं, उसका भी प्लान करते कि कब करेंगे। उसके बाद जब वो पेशेंट फॉलोअप में आता है कि उसका कैसा है, उसका प्रोग्रेस इसका ज़िंदगी में कैसा चल रहा है, उसको भी हमें मॉनिटर करना है। और अगर दवाई की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है या मेडिकल प्रॉब्लम्स साथ में है तो उसको भी हमें इलाज करना ज़रूरी है ना। ये डॉक्टर्स का काम हो गया। नर्स का क्या काम होता है? नर्स का यूजुअली कॉन्टैक्ट यानी पेशेंट्स यूजुअली फील मोर कंफर्टेबल विद द नर्स। बिल्कुल सही।
तो दोनों का हिस्सा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सिर्फ डॉक्टर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नर्स से काम नहीं चलेगा, दोनों का इम्पोर्टेंस वैल्यूएबल होता है। नर्सिंग ऑफिसर्स का जो डॉक्टर्स दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको सही मात्रा में देना वो नर्सिंग ऑफिसर्स का काम है। ये देखना कि वो दवाई ठीक ठाक ले रहा है कि नहीं, है ना। उसके अलावा और क्या काम है, नर्सिंग ऑफिसर का एक स्पेशल रोल होता है, एक तो मेडिसिन सुपरवाइज करना, दूसरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस कि कितनी दवाई आज का गया है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है वो भी नर्सिंग ऑफिसर्स का काम है। और दवाई जो दे रहे हैं उसको सुपरवाइज भी हमें करना होता है। अगर वहाँ पे कोई पेशेंट ठीक ठाक नहीं ले रहा है उसको डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्म करना होता है। तो ये एक काइंड ऑफ अ टीम वर्क होता है। नैको के अंदर ये प्रोविज़न है कि अगर पेशेंट यहाँ पे लंबे समय से आपके पास दवाई ले रहा है और दूसरी जगह जा रहा है और वहाँ पे ओएससी सेंटर है तो हम वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आप ओएससी सेंटर्स का एक पूरा लिस्ट होता है, उसके साथ वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स का भी वहाँ पे लिस्ट होता है। यू कैन ऑलवेज कॉल अप दैट ओएससी सेंटर कि हम यहाँ पे पेशेंट को भेज रहे हैं। और बाकी जो हमारे आउटरीच वर्कर्स, हम पीयर काउंसलर, उनका भी रोल होता है, क्योंकि अगर पेशेंट हमारे पास नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ पे जाके हम पता करते हैं, है ना, कि हम होम विजिट्स करते हैं या उनके जो पीयर्स हैं उनको भी हम लेकर आते हैं। तो आउटरीच वर्कर्स का भी यहाँ पे रोल होता है। सारे मिलके ही ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट का इलाज करवा पाएंगे, सिर्फ एक से नहीं होता, इट इज़ अ टीम वर्क। तो इसमें जो हमें प्रिंसिपल्स में ये देखना है कि इसका इलाज में कोई फिक्सड ड्यूरेशन नहीं है। हो सकता है कि एक मरीज़ का हम इलाज 1 साल करें, हो सकता है कि एक मरीज़ का इलाज हम 10 साल करें। तो इसका कोई पर्टिकुलर फिक्सड ड्यूरेशन नहीं है। जैसे टीबी का इलाज होता है कि हमें 6 महीना देना होता है या 2 साल देना होता है, ऐसा यहाँ पे फिक्सड कि इतने दिन का ही नहीं बताते। ये देखा गया है कि जितना लंबे समय आप इलाज कर रहे हो उतना उसकी ज़िंदगी में प्रभाव जो है अच्छा होता है। तो ये देखा गया कम से कम अगर 1 साल के ऊपर अगर इलाज करवा रहे हैं तो उनमें जो फ़ायदाएँ होते हैं वो बेहतर होते हैं जो 1 साल से कम करवा रहे हैं। तो जितना लंबा इलाज में जुड़े रहते हैं उतना बेहतर होता है। और इसका इलाज यूजुअली दिनों में नहीं होता है, महीनों महीना चलता है या सालों साल चलता है ना। जितना लंबा इलाज है उतना लंबा इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। तीसरा जो है, इसका इलाज हम कब बंद करते हैं, है ना। तो इलाज हमने ये देखा था कि जो नशे की वजह से जो विड्रॉल्स होते हैं वो तो 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, लेकिन नशा लेने का रिस्क जो होता है लंबे समय रहता है। इसको इलाज को हम तब बंद करते हैं जब इसके ट्रीटमेंट के गोल्स हो गए हैं। ट्रीटमेंट गोल्स ये नहीं है कि वो बंदा सिर्फ नशा छोड़ दे, ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो इंजेक्शन छोड़ दें। ट्रीटमेंट गोल्स उससे ऊपर होता है। उससे ऊपर क्या होता है कि बंदा जो है अपने काम पे जाना शुरू कर दें, परिवार में उसका इज्जत यानी रिलेशंस ठीक हो जाए, है ना। उसका जो ड्रग यूजिंग पीयर्स है उससे उसका सहारा छूट गया, है ना। उसकी ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रेस अभी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे ट्रीटमेंट गोल्स होते हैं। वो जब हो जाता है उसके बाद ही हम इलाज को बंद करने के बारे में सोच भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होगा सिर्फ नशे को छोड़ने में नहीं होता है, ये ट्रीटमेंट गोल्स को रीच करने में भी होता है ना। तो हमारा एक तो हमने देखा कि कोई फिक्सड ड्यूरेशन नहीं होता है, क्योंकि एक बंदे में जल्दी हो सकता है, एक बंदे में लंबे समय लगेगा और इलाज लंबा चलता है। और इसमें जो हमारा फोकस रहेगा सिर्फ नशे को छोड़ने में नहीं, बट ट्रीटमेंट गोल्स जो है वो भी ज़रूरी हिस्सा है कि नशे को छोड़ना, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ों में भी काम करते हैं। और ज़्यादातर हम जितना लंबे समय देते हैं उतना उसका फ़ायदाएँ बेहतर होता है। उसके अलावा जो हमने देखा है कि अगर हमारे इलाज में फ़ायदाएँ बेहतर हो, उसमें जो दवाई की डोज जो है बहुत बहुत मुख्य हिस्सा देता है। क्योंकि दवाई की डोज अगर कम हो उसको तलब हो सकता है, घुटन हो सकता है और नशे से बाहर नहीं आ पाएगा, उसको बार बार नशा लेना पड़ता है ना। तो इसलिए जो दवाई का डोज जो है बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि वो दवाई का डोज ठीक हो। और जितना हायर डोज में है ये देखा गया कि उसका असर जो उसका आउटकम जो है बेहतर होता है। तो कभी कभार हमारे पास ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि दवाई जो है कि थोड़ा सा कम हो जाए, है ना। लेकिन अगर दवाई कम होता है उसमें तलब बढ़ने का संभावना होता है। और ये देखा गया कि जितना हायर डोज में जिसमें पेशेंट को तलब छूट जाता है उतना उसका इफेक्ट जो है बेहतर होता है। और डोज को कितना सेट करना है वो ओपिएट ट्रीटमेंट का एक मुख्य हिस्सा होता है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमें पता करने के लिए। जब काम करना शुरू करते कभी कभार दवाई की डोज बढ़ सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सर्दी के दौरान हमारे पास मरीज़ आते हैं और बोलते हैं कि मुझे अभी थोड़ा सा तलब ज़्यादा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दवाई दे दो, और उसमें हमें कभी कभार बढ़ाना पड़ता है।
समर्स में उल्टा आके बोलते हैं कि अभी मुझे ज़्यादा नशा जैसा महसूस हो रहा है, मुझे उल्टी ज़्यादा हो रहा है, या मुझे नशा जैसा महसूस हो रहा है, दवाई का डोज कम कर दो, है ना। कभी कभार हमारा दवाई का डोज हल्का सा चेंज करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जितना दवाई का डोज ज़्यादा होता है उतना बेहतर आउटकम होता है। दूसरा जो मुख्य हिस्सा है, ये इलाज जो है सिर्फ दवाइयों से नहीं होगा, इसमें बाकी जो इंटरवेंशन है, जो साइकोलॉजिकली काउंसलिंग जो देते हैं, सोशल इंटरवेंशन जो देते हैं, वो एक इलाज का मुख्य हिस्सा होता है। तो हमारा जो अगोनिस्ट ट्रीटमेंट का इलाज जो होता है, मुख्य हिस्सा दवाई का भी है, उतना ही मुख्य हिस्सा साइकोसोशल इंटरवेंशन है। और सिर्फ हम साइकोसोशल इंटरवेंशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हमें दोनों ज़रूरी है, दवाई भी ज़रूरी है, साइकोसोशल इंटरवेंशन भी ज़रूरी है, जिसमें हम जिस वजह से हम पेशेंट को इलाज में जुड़े रख पाएंगे, है ना। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स होता है, जब हम काउंसलिंग करते हैं, उसको जब समाधान मिलता है, वो जुड़ा रहता है। फैमिली में प्रॉब्लम है, उसको हम समाधान निकालते हैं, घर वालों को बुला के बात करते हैं, वो हमारे इलाज में जुड़ा रहता है। इलाज में जुड़ा रहना एक मुख्य ट्रीटमेंट आउटकम है, जिससे पेशेंट जो है लंबे समय नशे से दूर रह पाता है। तो साइकोसोशल इंटरवेंशन जब हम करते हैं, लंबे समय हमारे पास जुड़ा रहेगा, दवाई भी लगातार लेता रहेगा, दवाई नहीं छूटेगा, ड्रॉपआउट्स का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। और हमारे जब वो साइकोसोशल इंटरवेंशन होता है, उसका समाज के साथ और फैमिली के साथ जो उसका रिश्ता है, रिलेशंस है, वो भी बेहतर होना शुरू होता है। तीसरा जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, एक तो हमने देखा कि दवाई का डोज ठीक होना चाहिए, दूसरा हमने देखा कि जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और सोशल इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो भी हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, मरीज़ को हमें साथ में लेकर जाना है। हमें ऐसा नहीं रखना है कि हम जो बोलेंगे उसको डिक्टेट करोगे तो यही करो, है ना, वो हमारे इसमें नहीं होना चाहिए। हमेशा क्लाइंट को साथ में लेना होता है। तो जो ट्रीटमेंट गोल्स होते हैं, हर एक मरीज़ का डिफरेंट होगा, वो जो ट्रीटमेंट गोल्स होता है उसमें भी हम मरीज़ से चर्चा करके फिर फाइनलाइज करते हैं कि इसको हम ट्रीटमेंट गोल्स रखेंगे कि एक तो नशे को छोड़ना है, उसके अलावा और क्या क्या हमारे गोल्स होना चाहिए, आपके इलाज से क्या क्या उम्मीदें हैं कि क्या क्या बेहतर होना चाहिए। वो जो ट्रीटमेंट गोल्स होता है उसको जो सेट करना हम मरीज़ के साथ चर्चा करके सेट करते हैं। उसके अलावा दवाई का डोज जो सेट करते हैं वो भी मरीज़ के साथ चर्चा करके सेट करते हैं। मरीज़ आके हमारे पास बोलता है कि मुझे तलब हो रहा है, टूटन हो रहा है, तो हमें दवाई की डोज बढ़ाना पड़ता है ना। अदर सेम अगर मरीज़ आके बोलते हैं मुझे नशा जैसा महसूस हो रहा है, वो हमें मरीज़ से पता चलता है, प्लस उनको एग्जामिन भी करते हैं ना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि उसको देखने में कैसे पता चलेगा कि आपको दवाई जो है नशा जैसा महसूस हो रहा है या दवाई जो है कम पड़ रहा है। हम मरीज़ को एग्जामिन करने से भी पता चलेगा, हिस्ट्री से भी पता चलेगा, उसके बेसिस में हमें डोज डिसाइड करना है। और कितने दिन चलाना है वो भी हम मरीज़ के साथ हम डिस्कस करके डिसाइड करते हैं, है ना। ये ड्यूरेशन जो है शुरुआत में ही हम डिसाइड नहीं करते हैं कि इतने दिन ही चलाना है, हम जितना लंबा चलाना है उतना बेहतर होता है। लेकिन अगर मरीज़ आके बोलता है कि मुझे अभी दवाई और थोड़े दिन के लिए चाहिए, मैं अभी बंद नहीं कर पाऊंगा, तो हमें ज़बरदस्ती उसका बंद नहीं करवाना है। एक तो ml के बेसिस में डिसाइड नहीं करेंगे। ml जो होता है पानी हो सकता है, डायजेपम हो सकता है, अविल हो सकता है, उसमें कितना ओपियोइड्स है उसकी वजह से उसके विड्रॉल्स वगैरह होगा, प्लस जो भी दवाई का डोज होगा वो हिस्ट्री में हो सकता है, उसको एग्जामिन करने से होता है। एक मरीज़ को 2 mg से ठीक हो सकता है, एक मरीज़ को हमें 16 mg दे सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी मरीज़ है जिनको हमें 32 mg तक देना पड़ा है बुप्रेनोफिन, लेकिन उन केसेस में हमें आंखों के सामने देते हैं ताकि हमें पता चले कि दवाई जो है वो साइड इफेक्ट ना करे। कभी कभार उससे भी अगर फ़र्क नहीं पड़े तो हमें मेथाडोन देना पड़ता है। आपको लगता है कि मरीज़ का डोज कम पड़ रहा है, अगर नर्सिंग ऑफिसर सीधे आप दवाई का डोज बढ़ा के नहीं दे सकते हो उसमें, क्योंकि अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट है तो आपका रोल होगा कि आप जाके डॉक्टर को बताओ कि इस मरीज़ का टूटन हो रहा है, एक बार आप देख लो कि दवाई का डोज शायद कम पड़ रहा है। तो आपका रोल होगा कि आपको जाके डॉक्टर को बताना है, और डॉक्टर का रोल होगा कि दवाई का डोज सेट करना, है ना। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपके पास जब देखते हो आपको लग रहा है कि टूटन हो रही है तो आपको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है। इट इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन, है ना, इसका गलत इस्तेमाल भी लोग कर सकते हैं, और इसका जो है कि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको नर्सिंग ऑफिसर को जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर्स के ऊपर आप डाल दो कि दवाई का डोज सेट करना डॉक्टर्स का काम होगा। ट्रीटमेंट को हमें कब बंद करना है वो भी मरीज़ के साथ हम ट्राई करते हैं कि कितने दिन चलाना है और कब बंद करना है, वो मरीज़ के साथ हम डिसाइड करते हैं। तो OST के लिए जो हम कैंडिडेट चूज़ करते हैं, जैसे हमने बोला कि एंटागोनिस्ट के लिए, है ना, अल्टीमा नैल्ट्रेक्सोन दवाई देने के लिए जो कम समय से नशा ले रहे हैं उनको प्रेफर करते हैं, उसी प्रकार इसमें 2 या 3 साल से लंबे समय से ले रहे हैं तो उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, ये इन लोगों में ज़्यादा असरदार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं 1 साल से कोई बंदा नशा ले रहा है तो उसको नहीं दे सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, ये डिसायरेबल क्राइटेरिया है कि अगर लंबे समय से कोई नशा ले रहा है उनको ओएसटी बेहतर सूटेड है ना। और अगर किसी के काम पे या उसका प्रॉब्लम हो रहा है, काम कुछ नहीं कर पा रहा है, घर परिवार में प्रॉब्लम्स है, पुअर सोशल सपोर्ट है, उनमें भी ओएसटी बहुत बढ़िया से काम करता है। कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में है या इंजेक्शन से नशा ले रहे थे, उन लोगों में भी ओएसटी बेहतर काम करता है। ठीक है, बाकी जो बेहतर अगर उनका सोसाइटी उनका ज़िंदगी बेहतर चल रहा है तो हम एंटागोनिस्ट प्रेफर करते हैं, लेकिन उनमें भी ओएसटी मना नहीं है। हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, इसलिए हम ओएसटी देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ओएसटी शुरू करने में डर लगता है कि क्यों इस पेशेंट को लंबे समय दवाई देना होता है। तो कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि ये जो दवाई जो है इसको क्यों देना है ना, क्योंकि ये भी तो ओपिएट्स की तरह एक नशा की तरह काम करता है, इसका भी तो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अगर हम ये दवाई देते, पेशेंट तो नशे से तो बाहर नहीं आया है, पेशेंट तो इस दवाई पे एडिक्ट हो गया है, ऐसे कभी कभार हम सोचते हैं, है ना। क्या ये सच है? नहीं मैडम, दिस इज नॉट एडिक्टिव। वेरी गुड। क्यों? इज इट नॉट एडिक्टिव? नॉट एग्जैक्टली। हाँ, ये एडिक्शन कर सकता है अगर लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका भी एडिक्शन पोटेंशियल होता है। ये भी नशे के तौर पे यूज़ लोग करते हैं, है ना। थोड़े लोग तो हमने देखा है कि एडनो को भी इंजेक्ट करते ही हैं, है ना, एडिक्शन के तौर पे, है ना। लेकिन जब हम इसको ओरली देते हैं, है ना, सुपरवाइज करके देते हैं, तो ये हम नशे के तौर पे नहीं दे रहे, इलाज के तौर पे दे रहे हैं। एंड इसका भी गलत इस्तेमाल होने का संभावना रहता है, लेकिन हेरोइन के मुकाबले कम रहता है। हेरोइन पे बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बार बार लेना पड़ता है। ब्यूप्रेनोर्फिन में इसका असर, जैसे हमने चर्चा किया, कि लंबे समय रहता है। और दूसरा जो होता है कि हमने ये देखा था कि जब डिपेंडेंस होते हैं, एडिक्टेड होते हैं, तो उसके ऊपर ही उनका पूरा ज़िंदगी चलता रहता है, पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम अपना दवाई देते हैं, जब हम उनको रोज़ देते हैं, तो दिन में एक ही बार देते हैं, लेकिन वो पूरे दिन जो है बाकी चीज़ों में ध्यान दे पाते हैं। लेकिन इस दवाई का भी गलत इस्तेमाल अगर लोग करते हैं, उसमें भी ये हो सकता है कि वो कभी कभार उसको बार बार लेते हैं, तो उसमें भी ये सारे प्रॉब्लम्स होने का संभावना रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर ब्यूप्रेनोर्फिन छोड़ते हैं तो भी हमने देखा है कि उनको विड्रॉल्स होता है ना। और डिपेंडेंस के क्राइटेरिया में भी हमने देखा है कि विड्रॉल्स हो सकता है। और दवाई की मात्रा हमने ये देखा है कि कभी कभार लोग थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन लंबे समय में देखोगे तो एक दवाई का जो डोज सेट हो जाता है, ज़्यादातर मरीज हल्का सा उनको ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हेरोइन जब शुरू करते हैं, एक पिंच से शुरू करेंगे, उसके बाद 1 ग्राम 2 ग्राम बढ़ता जाता है। लेकिन ओएसटी की जब दवाई शुरू करते हैं, उसमें टॉलरेंस का कैपेबिलिटी कम हो जाता है। जो हम 2 mg से शुरू करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5-6 mg तक होता है, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। तो जो टॉलरेंस का रिस्क होता है वो रिलेटिवली कम होता है हमारी ओएसटी दवाई में। लेकिन ओएसटी की दवाई के ऊपर कंट्रोल रहता है, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं, सुपरवाइज करके दे रहे हैं, उसमें कंट्रोल रहता है। दिन में एक बार ले रहा है तो वो बाकी चीज़ों पे उसका असर, बाकी ज़िंदगी में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से ये एडिक्टेड नहीं है ना। जो हमारी जो दवाई दे रहे हैं, उस जब हम दवाई इलाज के तौर पे देखते हैं तो उसको हम एडिक्शन नहीं मानते हैं। तो एडिक्शन में हमें एक मुख्य हिस्सा देखा था कि लॉस ऑफ कंट्रोल, दूसरा वो ज़िंदगी में नशे के अलावा बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता है। ये दोनों इस चीज़ में नहीं है। एट द सेम टाइम नशा छोड़ने पे जैसे विड्रॉल्स होता है, उसी प्रकार हमारे जो दवाइयाँ छोड़ने पे विड्रॉल्स होने का संभावना रहता है। लेकिन इसी वजह से हम बोलते हैं कि मरीज़ को रोज़ दवाई लेने आना है, एक दिन भी मिस ना करें, क्योंकि विड्रॉल्स होगा तो वो दोबारा नशे की ओर जाने का संभावना रहता है। और दूसरा हमारे पास ये अक्सर होता है कि बहुत सारे लोगों को ये मन में विचार आता है कि हमें दवाई जितना कम डोज में दे और जितना कम समय के लिए दे वो बेहतर है। लेकिन ये देखा गया कि जितना हम हायर डोज देते हैं उसमें उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है, और जितने लंबे समय के लिए देते हैं उसका उतना फ़ायदा होता है। हमने ये भी देखा था कि नशे का जो बीमारी होता है वो लंबा समय तक चलता है, उसमें बार बार लोग बीमार होते हैं। शुगर बीपी की बीमारी की तरह ये क्या होता है कि बार बार इलाज होने का रिस्क रहता है, इसलिए इसका इलाज भी लंबा होना चाहिए। तो इसमें इलाज भी लंबा होता है। और दवाई का डोज भी ये देखा गया कि अगर 16 mg के, ये फॉरेन कंट्रीज़ का है, इंडिया में इससे रिलेटिवली कम डोज में सेट हो जाते हैं लोग, 8 से 12 mg बोलते हैं हमारे भारत में। फॉरेन में देखा गया कि 16 mg के अगर ऊपर अगर दवाई लेते हैं तभी बेहतर वो उनका सेट होता है, और मेथेनॉन में भी हायर डोज में बेहतर सेट होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम लोग सोचते हैं कि जो दवाई जो होता है ओएसटी दवाई लोग ज़्यादातर लेते हैं, लेकिन उसको तो इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेते, लेकिन उसको बेचने के लिए लेते हैं। उसको लेके फिर वो
इंजेक्ट करते हैं या कुछ और चीज़ करते हैं, है ना, एंड वो ट्रीटमेंट को लेके वो सीरियस नहीं है। क्या ये सच है? इसका मतलब ये है कि उनको टूटन हो रहा है या तलब हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डोज जो है हम कम दे रहे हैं, है ना। उनको ज्यादा डोज भी लगे तो शाम को उनको होने दीजिए, शाम के लिए तो इसका मतलब वही जो जब दवाई का डोज सेट नहीं होता है ना, कि अगर हम दवाई ठीक डोज में दे रहे हैं उसका असर 24 घंटे होता है, अगर शाम को उनको टूटन हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे दवाई का डोज जो है कम पड़ रहा है। तो ये जो ग्राफ देखा था ना हमने, तो मान लो जब हम ब्यूप्रेनोफिन लेते हैं ना, अगर वो 2 बार ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चला गया और ये जो नीचे आना चाहिए था यहाँ पे ना रह के ये जल्दी यहाँ पे नीचे आ गया है, इसलिए उनको दोबारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ठीक डोज में लेंगे इसका ऊपर तक चला जाएगा और वो लंबे समय रहेगा, है ना। तो हमारा दवाई जब कम पड़ता है, ये जो नीचे तो आता ही है, लेकिन अगर दवाई का डोज कम है तो यहाँ तक ये चला गया तो थोड़ा देर स्टेबल रहा, उसके बाद जो नीचे आना यहाँ पे इसको नीचे आ गया, इसको तलब होना शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा दवाई का डोज जो है वो कम पड़ रहा है, हमें दवाई का डोज बढ़ाना है। पेशेंट बोलते हैं कि हमें गोली 20 कर मत दो, ऐसे दे दो। साबुत दे दो, हाँ, और मतलब अगर हम उन्हें फोर्स करते हैं ना, मना करते हैं तो भाई फिर धमकी भी देते हैं हम। यहाँ पे ना जब धमकी देते हैं यूजुअली क्या होता है कि हमारे क्लिनिक में भी ऐसा होता है, कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स ना चाकू लेकर भी आते हैं, गन लेकर भी आते हैं, है ना। तो इनको हम लोगों ने भी डील किया है। तो कैसे होता है कि जो लोग धमकी देते हैं उनको उस समय में टीम में हमें काम करना होता है ना। एक तो पहले अपना सेफ्टी देख लो और दूसरा ये बताना होता है कि पेशेंट को कि अगर धमकी दोगे तो फिर यहाँ पे हमें दवाई बंद करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए भी एक सेशन है जब ब्यूप्रेनोफिन डिस्पेंसिंग के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी मरीज़ आप लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करता है तो हमें उनको बताना होता है कि यहाँ पे अगर हमारे स्टाफ के साथ सही व्यवहार नहीं करोगे हमें दवाइयाँ यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, और अगर सही व्यवहार करोगे तो दोबारा हम चालू कर सकते हैं, वो ज़रूरी है ना। और उस समय में उस मरीज़ को जल्दी बुला के दवाई मत दो कि ताकि ये जल्दी चला जाए, क्योंकि अगर जल्दी, बिल्कुल सही, सिर्फ वो नहीं बाकी मरीज़ भी उसको देखे फिर वो भी ज़्यादा करना शुरू करेंगे, तो वो एक आपको ध्यान में रखना है ना। एंड यहाँ पे आपको ना आपको टीम में काम करना है। यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्स के बीच में जो रिलेशन है वो भी ठीक होना चाहिए, और इसमें अगर नर्स बोलता है कि पेशेंट सही से व्यवहार नहीं कर रहा है तो डॉक्टर्स से जाके बताओ, और डॉक्टर्स वहाँ पे वो भी पेशेंट्स को बताएंगे। सिमिलरली डॉक्टर्स के साथ अगर व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है तो नर्सिंग ऑफिसर्स को भी उनको सपोर्ट कराएं। यानी हमारे जो स्टाफ के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो भी सही होना चाहिए, टीम में काम करना है, हमें एक दूसरे के साथ सपोर्ट में काम करना है। मरीज़ के सामने कभी भी एक दूसरे को डांटो नहीं, एक दूसरे को कभी गालियाँ कुछ मत देना। कोई भी आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स होता है उसको अकेले में डिस्कस करो, मरीज़ के सामने नहीं करना है, ताकि मरीज़ के सामने आप दोनों का इज्जत बना रही, तभी मरीज़ दोनों को रेस्पेक्ट करेगा, दोनों को ये करेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत होता है तो एक बार हमने सुंदरनगरी क्लिनिक में क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो हमने वहाँ पे आसपास के पुलिस स्टेशन में हमने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन उसको हम लॉस्ट के रिसोर्ट में कर दे। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस वहाँ पे खड़ा रहेगा, मरीज़ जो है हमारे पास नहीं आएगा, डर रहेगा कि उसके ऊपर केस होगा, पुलिस आके पकड़ के जाएंगे, तो वो हमारे पास फाइनल स्टेज में ही हम करेंगे। जितना हो सके हम अपने लेवल पे डील करते हैं। तो इसके ऊपर भी स्टडी चला था कि जो मरीज़ जो है दवाइयाँ किसी और को क्यों दे रहा है ना। तो ये देखा गया था कि जो मरीज़ जो है दवाई आखिर किसको देता है, ज़्यादातर कोई और बंदा जो नशे में आदी है उसको देता है ना। तो वो ज़्यादातर जो देता है दूसरे की विड्रॉवल्स को कम करने के लिए देता है, रादर देन सिर्फ उसको सेल करने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभार हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आते हैं जिन्होंने इलीगल वे में ऐसे दवाई लिया, उसको फ़ायदा हो, उसके बाद इलाज पे आना शुरू किया। तो कभी कभार वो उल्टा भी काम करता है कि वो इलाज पे भी आना शुरू करते हैं। तो अगर हमें डाउट होता है कि ये मरीज़ जो है शायद दवाई को ठीक तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये किसी और को दे रहा है या इंजेक्शन कर रहा है, तो आपका काम होगा कि उसको सुपरवाइज वे में डेली बुलाना। हमें ये डाउट्स तब आता है जब हम उनको हाथ में दवाइयाँ देना शुरू करते हैं, है ना। तो अगर ऐसा डाउट होता है तो मरीज़ को वहीं पे बिठाओ, आंखों के सामने दवाई देना शुरू करो। ब्यूप्रेनोफिन और मेथाडोन को डाइवर्ट करना पॉसिबिलिटी होता है ना। हम सब जानते हैं कि थोड़े लोग जो है उसको निकालते हैं, बेचते हैं या इंजेक्शन में लगाते हैं, ये होता है। लेकिन ये ज़्यादातर इस कारण से होता है कि उनको इनएडिक्वेट डोज होता है, कि उनकी दवाई का डोज जो है कम होता है। और जैसे आपने बोला कि थोड़े लोग उसको शाम को लेना चाहते हैं, है ना, स्प्लिट डोजिंग करते हैं, या कभी कभार सोचते हैं कि मैं अगर आज दवाई लेके यानी संभाल के रखूँगा तो मुझे अगले दिन नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगा, है ना, कि कल बारिश हो गया तो मुझे क्लिनिक नहीं जाना पड़ेगा, मैं पुराना जो दवाई है उसको मैं लेकर रख लूँगा, या मैं किसी और को मदद करूँ, या कभी कभार उसको बेच के पैसा करूँ, है ना, उसके लिए वो करते हैं।
लेकिन इस दवाई अगर देखोगे इसका प्राइस जो होगा अगर मार्केट में भी इसका रिलेटिवली बहुत कम होता है ना। जो इलिसिट ओपिएट्स होता है उसका जो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, और जो ब्यूप्रीनोफिन दवाई जो है हमने देखा था कि पार्शियल अगोनिस्ट है ना, इसलिए इसका हाई जो है उतना ज़्यादा नहीं मिलता है ना। हेरोइन से फुल अगोनिस्ट का जो पूरा असर होता है उतना ब्यूप्रीनोफिन से नहीं मिलता है ना, कम मिलता है। तो हाई कम होता है इसलिए एडिक्शन पोटेंशियल कम होता है, लेकिन डाइवर्सन होता है। और जब भी हमें ये डाउट होता है, हमारा पहला कदम है कि हमें ये देखना कि दवाई की क्या डोज ठीक ठाक चल रहा है, दवाई की डोज क्या 24 घंटे तक उसका असर पड़ रहा है, उसके बावजूद भी अगर ये भेज रहा है तो उसको रोज़ बुला के हम दवाई देते हैं। एक क्विज, ओपिएट अगोनिस्ट ट्रीटमेंट के ये क्या क्या ये फ़ायदाएँ हैं, एक्सेप्ट कि इसमें कौन से में फ़ायदा नहीं होता है। ये इलिसिट ओपिएट यूज़ को कम करता है, हेरोइन वगैरह को का इस्तेमाल को कम करता है, हाँ या ना? यस। क्या ये अल्कोहल और गांजे की यूज़ को भी कम करता है? नहीं करता है ना। ये हमें पता होना ज़रूरी है कि अगर वो दारू लेके उसके बाद आके बताए कि मुझे ब्यूप्रीनोफिन दे दो, नहीं देना है। ये सिर्फ और सिर्फ ओपियोइड डिपेंडेंस की इलाज के लिए है, बाकी नशे को कम नहीं करता है, लेकिन उसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन वो ओएसडी पर से इसको कम नहीं करेगा। ये बाकी ट्रीटमेंट को जैसे HIV के ट्रीटमेंट में भी ये फ़र्क लेकर आता है, उसमें भी लोग जो है एडहेरेंट होना शुरू करते हैं, प्रॉपरली लेना शुरू करते हैं, हाँ या ना? यस, है ना। जब वो OST की दवाई शुरू करते हैं, बाकी दवाइयों पे भी उनका अडहेरेंस यानी लेना जो है बेहतर होना शुरू होता है। ब्यूप्रीनोर्फिन से ओवरडोज की वजह से जो मृत्यु होता है वो कम हो जाता है ना। तो ये सारे हमारे लिए जानना जरूरी था।